नमस्कार, वेलकम आपका YouTube चैनल फिजिक्स इन्फो पर। आपका फ्रेंड रोहित सिंह अहलूवालिया। आज प्लेन मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लेन मिरर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज हम लोग पिछले पेपर में आए हुए जो CTET के पेपर हैं, जो फिजिक्स के जितने भी PGT लेवल के पेपर होते हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन अगर प्लेन मिरर पर आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो CTET हो, चाहे वो NVS हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, अगर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी अबाउट द प्लेन मिरर। ओके, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्लेन मिरर के बारे में आप लोग जानते हैं। सुबह उठते हैं, घर में देखते हैं, जब आप रेडी होते हैं तो आप एक प्लेन मिरर के सामने ही खड़े होते हैं, और स्वाभाविक है जब आप अपने मोबाइल के कैमरे के सामने भी खड़े हैं तो भी आप एक प्लेन मिरर की तरह ही वहाँ उसको देख पाते हैं। हालांकि फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो अबाउट द प्लेन मिरर जो आपके घर में लगा हुआ है आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, शाइनी सरफेस उसका होता है, और प्लेन मिरर का जो प्रेजेंटेशन है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक स्ट्रेट लाइन के साथ उसके पीछे वाले पार्ट को पॉलिश करते हुए हम लोग कहते हैं कि ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है जिसका आगे वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि शाइनी सरफेस है। और जब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो नो डाउट कि हम लोग कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर मान लीजिए कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, प्लीज़ ध्यान दें जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ओके, तो हमने कहा कि ठीक है, रे इंसिडेंट हुई, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर उस नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल रहेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल रहेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्वाभाविक है दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि एक बात आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो शाइनी सरफेस से ही होता है। जो ऑब्जेक्ट शाइनी नहीं होते, रफ सरफेस के होते हैं, वो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और हम लोग स्वाभाविक है हम लोग बात करेंगे जहाँ इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है हम प्लेन मिरर की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, शाइनी सरफेस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। दूसरी बात, सपोज कीजिए कि ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ठीक है, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। यहाँ तक तो सही है, ठीक है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस एंगल को क्या कहते हैं? क्या आपको मालूम है कि इस एंगल को क्या कहते हैं? नहीं मालूम है तो चलिए मैं बता देता हूँ। इस एंगल को कहते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जी हाँ, किसको क्या कहते हैं? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं प्लेन मिरर के साथ, यानी कि इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली दिस इज नथिंग बट ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ये आपको शायद पता था, अच्छी बात है, मालूम था, तो फिर भी चलिए आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है तो आप कहेंगे सर ये 90, ये 30, इसका मतलब ये 60 डिग्री ही होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा, अगर आप बात करें इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी के सभी सेम प्लेन में होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो सेम प्लेन को समझना ज़रूरी है। आपके सामने बोर्ड पे मैंने ये डायग्राम बनाया है। सपोज करिए कि ये एक्स एक्सिस है, मिरर का जो ओरिएंटेशन है वो वाई एक्सिस पर है। तो आप अगर डायग्राम में देख पा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में इंसिडेंट है, 4 क्वाड्रेंट हैं। अगर मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट से रे आ रही है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट से निकल रही है बाहर, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। इसका मतलब है कि नॉर्मल लाइन एक्स के अलोंग और इंसिडेंट रे एक्स और वाई के बीच में, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स और वाई के बीच में, तो ये हो गया सेम प्लेन। इज दैट क्लियर? जी हाँ, अगर मतलब ये नहीं है कि एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन में आपका डायग्राम है, तो अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड जेड और एक्स प्लेन में होगा या वाई जेड प्लेन में होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। जी हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन डी, या फिर आप इसको डेल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में जब आप आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट डेल्टा। तो ये एंगल होता क्या है?
डेविएशन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आप सीधे रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में खड्डा आ गया मान लीजिए, तो आपने अपना रास्ता बदल दिया, तो यानी कि अब आपका ये एंगल हो गया, या आप इस एंगल से चले गए, है ना, समझ पा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप सीधा जा रहे थे लेकिन आगे पिट आया तो आपने अपना रास्ता बदल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने ओरिजिनल रास्ते से, अगर वहाँ पर खड्डा नहीं होता तो आप इस रास्ते से जाते, अगर रास्ते में खड्डा नहीं होता, होल नहीं होता, तो आप इस रास्ते से जाते, डेफिनेटली जाते, लेकिन आपने अपना रास्ता बदल दिया, तो इसका मतलब आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से डेविएट हुए, बदल गया आपका रास्ता कितने एंगल से, उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, वो तो खड्डा था, वो तो होल था। सर यहाँ पर क्या बात करें, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा होगा कि ये इंसिडेंट रे है, अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाती, लेकिन यहाँ पर प्लेन मिरर है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर ने इंसिडेंट रे को कितने एंगल से डेविएट कर दिया, दिस इज नथिंग बट ये एंगल, जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। जी हाँ, इंसिडेंट रे है, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो इस रे का पाथ ये होता, पर है तो ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसके एक इमेजिनरी पाथ से कितने एंगल से रे डेविएट हुई, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर क्वेश्चन निकालना आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कितना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और ये डॉटेड लाइन, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री में ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये भी इक्वल, और ये डेल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा प्लस आई प्लस आर, तीनों का सम 180 डिग्री, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट एंगल। आई और आर इक्वल है, आई अगर मान लीजिए 30 आपने लिया है तो आर भी 30 है, तो डेल्टा इज नथिंग बट 30 प्लस 30 60, और उधर जाने के बाद 180 माइनस 60 इज नथिंग बट 120 डिग्री। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक सिंगल प्लेन मिरर की। ठीक है, आप इस बात पर नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में पिछले 5 साल के क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको प्लेन मिरर का, यानी कि एक सिंगल मिरर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आते हुए मिलेंगे। ज़्यादा हम हाई लेवल पे नहीं जाएंगे और उसकी ज़रूरत भी नहीं है अबाउट द प्लेन मिरर। तो चलिए, आई होप आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया जाए और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड रिलेशन आप याद रखिएगा, और वो ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जी हाँ 180 डिग्री माइनस में 2i। ठीक है, या i हो या r हो, आपके ऊपर है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको डेल्टा दिया हुआ है तो आप एंगल ऑफ i इंसिडेंस निकाल सकते हैं, या i की जगह आप r भी रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। जी हाँ, देखिएगा ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और जिससे इससे जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतना ही दूर बनता है, नो डाउट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा तो इमेज का साइज भी वही होगा, नो डाउट, ये आपको मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद अगर आप नेचर की बात करें, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्लेन मिरर के सामने आगे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसे कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज बन रही है मिरर के पीछे है तो इसका नाम होगा वर्चुअल इमेज। जी हाँ, बिहाइंड द मिरर इज नोन एज वर्चुअल इमेज। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऐसा भी होता है, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, इसका उल्टा भी याद रखिए। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ, अब ऑब्जेक्ट वर्चुअल कहाँ होगा, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है भैया, ध्यान रखना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के आगे, जो कि क्या कहलाएगी, रियल इमेज। क्या कहलाएगी, रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल है। मुझे लगता है कि आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे होगा। चलिए याद दिला देते हैं आप लोगों को, याद तो है ही आप लोगों को, कि ये मान लीजिए प्लेन मिरर है। सपोज कीजिए कि किसी सोर्स से ऑब्जेक्ट से
रे आ रही है, एक्सटेंडेड बहुत दूर है कोई ऑब्जेक्ट, वहाँ से कोई रे आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट जब करेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ यानी कि बेंड करेगा। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो कहाँ होता, यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से चले तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहीं कहीं है और उसकी इमेज है वो यहाँ बन रही है। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो हो गया ना कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल, और उसकी इमेज क्या होगी, रियल। क्योंकि रियल का मतलब बिफोर द मिरर एंड वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर। ओके, अब साइज की वजह से ही हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज उसकी ये रही, ठीक है, दोनों का साइज सेम होता है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये इमेज डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस लिया जाता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो मैग्नीफिकेशन एक टर्म आता है जो ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज को कंपेयर करता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस बात का ध्यान रखना है प्लेन मिरर में दोनों इक्वल हैं, इसीलिए मैग्नीफिकेशन +1 आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो हाइट है उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है मिरर के अंदर, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो मैग्नीफिकेशन +1 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ प्लेन मिरर। ये किसके लिए है थोड़ा देख लेते हैं। आप अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, आपने कभी नोट किया हो कि प्लेन मिरर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि मिरर आप जितने साइज का नहीं होता, जितना हाइट आपकी है उतनी हाइट मिरर की नहीं होती, फिर भी हम उसमें अपनी पूरी इमेज देख लेते हैं। तो मैं उसी प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ कि प्लेन मिरर का मिनिमम साइज कितना हो कि एक इंसान अपनी हाइट के मुताबिक उसके अंदर अपनी पूरी इमेज देख सके, तो वो है h/3। यानी कि प्लेन मिरर का जो साइज है वो कम से कम h/3 होना चाहिए। व्हाट इज h हेयर? h इज़ द हाइट ऑफ पर्सन, h इज़ द हाइट ऑफ पर्सन जो इमेज जो मिरर के सामने खड़ा है उसका 1/3 भी अगर हाइट प्लेन मिरर का होगा तो वो उसमें अपनी पूरी इमेज को देख सकता है। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, मिरर एंड इमेज। जी हाँ, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर, प्लेन मिरर एंड इमेज। जी हाँ, मैं प्लेन मिरर की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, मिरर रेस्ट पे है भैया, ध्यान रखना। तो जो इमेज है, पहली बात तो इमेज उतनी दूर बनेगा और इमेज की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। बस थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है आपको। राइट साइड में जा रहा है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू इमेज, तो वो उसके अपोजिट होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर आप राइट एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मान रहे हैं तो -5 आपको क्या मानना पड़ेगा, दैट इज़ -x। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो इमेज अगर -10 आ रही है तो यह, क्योंकि एक्स एक्सिस को मानते हुए, क्योंकि हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें आपका जो डायरेक्शन है वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप बात वेलोसिटी की करते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से आप ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ रही है। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सुनिए क्या है। सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इमेज की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मैंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जी हाँ, इस बात को पकड़ के रखिएगा। विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब होता है कि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि रेस्ट पर है, उसके अनुसार ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 है, इमेज की स्पीड -10 है। लेकिन वेलोसिटी, लेकिन क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के अकॉर्डिंग कितनी है, या मैं आपसे कहूँ इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी है, तो थोड़ा सा आपकी सोच बदल जाएगी यहाँ पे, और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो बदल गया है। यही फिजिक्स है, थोड़ा समझिएगा। हाँ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इमेज -10 से जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के अकॉर्डिंग कितनी होगी और इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी होगी, तो आपको सोचना पड़ेगा। और सोचना ऐसे पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी कहता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये वेक्टर क्वांटिटी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। राइट साइड में 10 माइनस माइनस आई माइनस 10 यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इमेज। अगर आप उल्टा कहें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना बनेगा, तो स्वाभाविक है दैट विल बी -20 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ये तो था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड तो वो किसके विद रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर जो कि ऑलरेडी रेस्ट पर है। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब किसी ने पूछा सर ऑब्जेक्ट जा रहा है, इमेज जा रहा है, ठीक है सारी बात ओके है आपकी, लेकिन हमें ये बता दीजिए अगर प्लेन मिरर मूव करे तो क्या करें। जी हाँ, आप देखिए ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इमेज मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मिरर रेस्ट पे है। अब अगर कोई कहे कि नहीं सर प्लेन मिरर ही चल रहा है, अब तो ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट अपनी 5 मीटर पर सेकंड से है और प्लेन मिरर जो है वो मान लो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो बताओ सर इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताइए सर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक डायरेक्ट रिलेशन है, कैसे आया उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो एक रिलेशन याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। जी हाँ, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय 2। आपके पास वैल्यू है, आप रख सकते हो, हर एक को देख सकते हो कितना आएगा। तो देखिए मिरर की वेलोसिटी 1, अच्छा क्या रखें, ये लेफ्ट साइड में आ रहा ना, तो इसको क्या रखें -1। जी हाँ, साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट साइड की जाती है वेलोसिटी प्लस, लेफ्ट साइड की जाती है वेलोसिटी माइनस, तो -1। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट साइड में तो 5 प्लस में वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय 2 को किया -1 से मल्टीप्लाई, -2 + 5 वहाँ -7 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया -7 मीटर पर सेकेंड। क्या सोच रहे थे 5 है, ये 1 है तो 4 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं भैया, सोच बदल दीजिए, -7 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये रिलेशन याद रखिए जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिए, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। वेलोसिटी ऑफ मिरर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिरर की वेलोसिटी दे दी, तीनों में से मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दी, इमेज की पूछ लिया, इमेज की वेलोसिटी दे दी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दी, मिरर भी मूव कर रहा है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, 3 वेरिएबल हैं, 3 में से कोई भी 2 वेरिएबल देते तो आप निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू को। तीनों में से 2 वेरिएबल देते तो थर्ड की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए हो गया। हाँ जी, अब लास्ट पॉइंट ये है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक बात और बता दूं कि मान लीजिए प्लेन मिरर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप प्लेन मिरर के पैरेलल जा रहे हो, तो इमेज भी पैरेलल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की वेलोसिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सॉरी, दिस इज ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। साइन कन्वेंशन सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाला नहीं हूँ कि अगर पैरेलल हो गया, वो परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल है, ध्यान रखिए। इसके बीच में किसी एंगल पर होता है, उस बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं CTET के अंदर। ओके, चलिए हाई लेवल की बात करेंगे जब मैं आपको 2 प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताऊँगा। आज हम फिलहाल सिंगल प्लेन मिरर के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लेन मिरर और उसके द्वारा बनाई जाने वाली इमेज, उसका नेचर। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। जी हाँ, एवरेज स्पीड, अगर आप CTET के 5 साल के क्वेश्चन को पेपर को उठा करके देखते हैं तो एवरेज स्पीड के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो 3 से 4 बार आए हुए हैं। तो चलिए आइए आज एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसके ऊपर जो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आते, फिर भी शॉर्टकट देखेंगे, फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे और उन क्वेश्चनों को समझेंगे। सबसे पहली बात, आपने पढ़ा कि स्पीड, देखिए ना, स्पीड और एवरेज स्पीड का मतलब एक ही है। आप लोग याद करते हैं स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो सिर्फ एक डेफिनेशन होती है
कि स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर कौन सी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भाई। ठीक है, आपसे बात किया गया वेलोसिटी के बारे में, तो आपने दिखा नथिंग बट वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो दैट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी वही एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड भी एवरेज स्पीड ही है। चलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है कि सपोज कीजिए कि राम जो है वो अपने घर से यानी कि स्कूल में गया, और जाते वक्त उसकी जो स्पीड थी, साइकिल से गया वो, मान लीजिए जाते वक्त जो उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर है, आते वक्त उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बताइए, रास्ता वही है, उसी रास्ते से जाना, उसी रास्ते से आना, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। सवाल यह है कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए डिस्टेंस सेम है, लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग होगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे, क्यों ना डायरेक्ट कर दें। तो डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, जाते वक्त की स्पीड v1, आते वक्त की स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास डिस्टेंस का जो पार्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा, तब आपको ये अप्लाई करना है। तो 2 इंटू वी1 यानी कि 10, v2 इंटू 15, और v1 प्लस v2 यानी कि 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25 हो गया। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, सोल्व किया तो कितना आया, दैट इज नथिंग बट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गलती मत कर देना, 10 प्लस 15 किया डिवाइड बाय 2, एवरेज तो यही होता है जी, दोनों स्पीड को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस का इंटरवल अगर इक्वल हो, अगर डिस्टेंस जो है वो सेम हो और अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा हो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा सवाल क्या है, इसी में देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो वो 0 होगा। 0 कैसे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ए से बी यानी कि घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर एक ही पॉइंट पे हो जाएं तो 0 हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा और क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मान लीजिए अगर उसी रास्ते के, सपोज कीजिए कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ने अपना सफ़र शुरू किया एक पर्टिकुलर स्टेशन से ए से बी, ठीक है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, बीच में उसने एक और स्टेशन आया जहाँ पे उसे रुकना पड़ा, ए से सी, फिर सी से डी। ठीक है, डिस्टेंस सेम था, ए से सी का, सी से डी का और डी से बी का, लेकिन स्पीड अलग अलग थी तीनों में। जी हाँ, सपोज कीजिए कि ए से सी जो ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और V2 यानी कि सेकंड वाले जो पार्ट में स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड वाले में जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन लेट हो गई। और मैंने कहा जैसे कि डिस्टेंस का पार्ट इक्वल है, AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB, यानी कि तीनों का मान लीजिए डिस्टेंस इक्वल है, जिसको मैंने X नाम दे दिया। तो ऐसे केस में अगर आपसे कहा जाए कि निकालिए एवरेज, क्या निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए, क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, उसके लिए भले ही अब आपको लगना पड़ेगा कि सर 3 अलग अलग स्पीड हैं, तीनों को टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा, डिस्टेंस ये दे रखा है x है, टाइम निकालना पड़ेगा, x अपॉन में v1 करना पड़ेगा। तो चलिए उस चक्कर से बचते हुए डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर 3 इक्वल पार्ट दे दिए जाए डिस्टेंस के, उस केस में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, 2 था तो 2v1 v2, 3 है तो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 2 टर्म तो सिंगल सम, 3 है तो 2 का सम आपको लेना है, 2 के प्रोडक्ट का सम, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेलोसिटी v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस केस, जहाँ पर आपके पास डिस्टेंस के टोटल 3 इक्वल पार्ट हैं लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, किसी ने कहा सर अगर 4 हो गए तो ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 v1 v2 v3 v4, v1 v2 v3, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में 3 का जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू v1 कितना आएगा 40, v2 कितना आएगा
50, V3 कितना आएगा 30 डिवाइड बाय V1 V2, तो V1 है 40, जी हाँ V1 है 40, V2 है 50, 40 इंटू 50 कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट 4 5 20, तो 2200 2000 हो गया भैया। प्लस में V2 V3 50 इंटू 30 कितना हो गया भैया 1500 हो गया, प्लस V3 इंटू V1 30 इंटू 40 कितना हो गया भैया 1200 हो गया। तो टोटल कितना आएगा देख लो नीचे, 15 और 12 17 27 और 2020 यानी कि 4700, तो 3 इंटू 50, 3 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 4700, जी हाँ 4700 आएगा। और ऐसे में जब आप इन दोनों को 0 से 0 कैंसिल, तो आपके सामने ऊपर आ गया 5 3 15, 15 4 60, यानी कि 600 डिवाइड बाय 47। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा एक मिनट किया ना, 15 4 60, 600 इंटू 3 1800 हो गया ना भैया, 3 कहाँ चला गया, 3 भी तो आएगा, क्यों 5 3 15, 15 4 60, 600 1800, तो 1800 डिवाइड बाय 47 डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, 4 7 28, यानी कि ये 188 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 180 से ऊपर गया तो ये 3 पे जाएगा आपकी बात, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे, तो 3 3 7 21, 3 4 12, 141, 180, 390, 390 के बाद इसका मतलब ये किस पे जाएगा, 47 को 390 से करोगे तो कितना हो गया, देखो देखो देखो, ये 7 के करीब जाएगा, तो 37 पॉइंट समथिंग, यानी कि 37 एवरेज जो है इसका स्पीड रहेगा 37 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास डिस्टेंस के 3 इक्वल पार्ट हों लेकिन स्पीड अलग अलग हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड को कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 2 इक्वल पार्ट दे रखे हैं, 3 इक्वल पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में नहीं बल्कि अब जो टोटल टाइम लिया गया है अगर उसके इक्वल पार्ट हो, तो जैसा कि ये एक रास्ता है ए से बी, ठीक है, एक पर्सन ने अपनी जर्नी को शुरू किया, पहले 10 मिनट में फर्स्ट 10 मिनट में उस पर्सन की जो स्पीड रही वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, और अगले 10 मिनट में, यानी कि अगले 10 मिनट में जो उनकी स्पीड रही वो रही 20 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, उस पर्सन ने जब चलना शुरू किया बाय एनी व्हीकल या दौड़ना शुरू किया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि एवरेज स्पीड क्या होगी उस टोटल जर्नी के दौरान। तो ठीक है, आप अगर सोच रहे होंगे कि नहीं सर स्पीड दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस निकाला जाए, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके फिर डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम 10 और 10 20 किया जाए, तो क्यों ना हम इस चीज़ से बचें यहाँ पे, क्यों हम इस शॉर्टकट पे जाएं। और शॉर्टकट क्या है, और शॉर्टकट यही है कि एवरेज स्पीड इस केस में कितना होता है, अगर आप इसको V1 मान लें, इसको आप V2 मान लें, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2/2। जी हाँ, अगर टोटल जर्नी जो है उसमें पाथ आपका जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो टाइम गैप है, जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, और उस इक्वल टाइम इंटरवल में आपको अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, तो आप उस केस में एवरेज स्पीड जो है वो डायरेक्ट करेंगे V1 प्लस V2/2। यानी कि आपको डिस्टेंस वाले पार्ट में ये फॉर्मूला लग रहा था कि दोनों को स्पीड को ऐड कर दो और उतने से डिवाइड कर दो, है ना, ऐसा नहीं है। जब आपके पास टाइम गैप इक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो किसी पर्टिकुलर जर्नी को कवर करते वक्त, तो उस केस में आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जितने टाइम इंटरवल हैं, जितने इक्वल टाइम इंटरवल हैं, उस केस में आपको उतनी स्पीड से करना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर 3 होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3/3 करते, है ना, बिल्कुल वो डायरेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड उस पर्सन की कितनी रही, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड को लेकर के। जब टाइम इंटरवल इक्वल हो, इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से कवर किया गया जर्नी को, जर्नी की एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया है। सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पे, और ये कंसेप्ट जहाँ तक जिस तरह से क्वेश्चन इस पर आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने जो आपको बताया तरीका वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का बताया। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक एंट ने चलना शुरू किया एक सेमी सर्कुलर पाथ में, और वो बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। अब जो एंट है
उसने जो ये सेमी सर्कुलर पाथ बनाया उसकी जो रेडियस थी, अगर आप ये सेंटर देखें तो वो है मान लीजिए 1 मीटर। ठीक है ना, कितनी है 1 मीटर है। तो आपसे पूछा गया ठीक है निकालो एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है। और उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वक्त लिया, मान लीजिए उसने वक्त लिया 15 सेकंड का। ठीक है जी, कितना सेकंड का वक्त लिया? 15 सेकंड का वक्त लिया। अच्छा 15 सेकंड तो बहुत कम हो गया ना, 1 मीटर का रास्ता है भैया। तो एक काम करते हैं, कितना ले लेते हैं? 40 सेकंड ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 40 सेकंड, क्या पता एंड फास्ट भी तो हो सकती है ना। तो 40 सेकंड हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। जी हाँ, मैंने यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है। हालांकि अगर आपसे डायरेक्शन की बात करूँ तो वो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होगा। जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखना है आपको। लेकिन वही वाली बात है कि कितना एंगल बनाया उसने फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में। वही गया तो वो यहाँ से था, स्टार्ट उसने ऐसे किया था। अगर आप इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, फाइनल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो उसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये बनता है कि नहीं बनता है ना। तो उस केस में अगर दोनों अपोजिट वेक्टर हैं तो स्वाभाविक है इनिशियल और फाइनल के विद रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है पोजीशन के बीच में। लेकिन बात मैग्नीट्यूड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर रेडियस है तो भैया ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है तो कितना हो गया? 2 मीटर। टाइम कितना लिया? 40 सेकेंड हो गया, 1/20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। ओके, लेकिन बात करता है एवरेज स्पीड की, तो क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। उसका जो एक्चुअल पाथ है वो तो ये है ना, एक्चुअल पाथ तो सेमी सर्कुलर है ना, तो कितना आएगा? पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है तो पाई इंटू 1 डिवाइड बाय 40, तो पाई बाय 40 है कि नहीं। आपकी मर्जी है, आप पाई की वैल्यू रखते हैं फिर इसको सॉल्व करते तो पाई बाय 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो दिस इज नथिंग बट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह से क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, एवरेज स्पीड में जैसे आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि ठीक है भैया ये वॉल क्लॉक है, ठीक है वॉल क्लॉक है, मिनट वाली सुई यहाँ पर है और आवर वाली सुई कहाँ है? नहीं, मिनट आवर वाली सुई यहाँ है, मिनट वाली सुई 12 पर है, 3 बज चुके हैं। बताओ 6 बजे जब 6 बजेंगे तो क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगी? किसकी? मिनट हैंड की। क्या निकालेंगे? सोचो सोचो सोचो। स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके देखो क्या आएगा। मिनट हैंड की जो लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, 7 सेंटीमीटर मिनट हैंड की लेंथ है। मैंने आपसे पूछा एवरेज स्पीड निकालो। क्या पूछा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ? वीडियो पॉज किया क्या? पॉज करके क्वेश्चन करो। बिल्कुल टाइम आपको दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो चलिए इस केस में एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा? ध्यान से देखिए, VAV। ठीक है, VAV क्या होगा? जी हाँ, डिस्टेंस 12 सुई यहाँ पे थी। आप सुई के ऊपर जो पॉइंट है उसको देखिए, उसका पाथ देखिए कितना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल पाथ क्या है? सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ कितना हो गया? एक्चुअल पाथ हो गया आपका पाई आर। अच्छा एक बात और बताओ, 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान रखना है। 3 बजे से 6 बजे तक तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 पूरा घूमी है सुई भैया। ध्यान से देखो कितना ट्रैवल किया है। 6 बजे ध्यान रखना। जब अच्छा मैंने बोला कि 6 बजे पे 6 बजे जो मिनट आवर एंड वो यहाँ आ गया, समझ में आई बात? तो कितना होगा? अच्छा ये आवर एंड ये मिनट एंड समझा मैंने इसको। हाँ आवर एंड है ये, ध्यान रखना। 6 बजे तो 3 से 6 बजे के दौरान आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ठीक है, ओके। चलिए ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, इसका क्वेश्चन करिए। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट के तौर पर इसको करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर करिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बना करके भेज दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह से एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, बट शॉर्टकट आपको याद रखना है, शॉर्टकट फॉर्मूले उसके कैसे रहेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।